हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मोशन ऑफ अ पार्टिकल सब्जेक्ट टू रेजिस्टिव फोर्स वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आज हम जिस पार्टिकल का मोशन स्टडी करने वाले हैं उसमें रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ऐसा हमें दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो जैसे पार्टिकल अगर हम देखते हैं तो पार्टिकल पे एक तरफ अगर मोशन करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और एक तरफ रेजिस्टिव फोर्स लगता है, और इन फोर्सेस के अंडर में हमें पार्टिकल का मोशन स्टडी करना है। तो यहाँ हमने फिगर में एक पार्टिकल बताया है और इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है और रेसिस्टिव फोर्स अपवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है, और इसकी वजह से पार्टिकल नेट डाउनवर्ड्स मोशन करता है और वो हमने एफ नेट से इंडिकेट किया है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन लिख देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब हम रेजिस्टिव फोर्स का इक्वेशन लिख देते हैं, और रेजिस्टिव फोर्स क्योंकि हमें ऐसा कहा गया है कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ये हमें अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करें तो उसकी जगह पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। और यहाँ पे हमने ये जो कांस्टेंट्स लिए हैं इसमें m जो है इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल और k जो है इज़ अ कांस्टेंट दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिव फोर्सेस। तो अब हम नेट फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के स्क्वायर्ड वी स्क्वायर्ड, और इस इक्वेशन में थ्रू आउट अगर आप देखें तो मास ऑफ द पार्टिकल तो सभी में है, तो वी कैन बेसिकली कैंसल द मासेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब हम इसी इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जगह पे डी बाई डी टी लिख देते हैं, और अब हम इस इक्वेशन में ये वेलोसिटी वाले टर्म्स सारे एक तरफ और dt ये जो टाइम वाले टर्म्स है वो सारे दूसरी तरफ ले लेते हैं, जिसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। और उसके बाद में हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, तो इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब इक्वेशन 3 को हमें इंटीग्रेट करना है, लेकिन इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हम पहले इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 के रूट जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और इस इक्वेशन में ये जो हमने रीशफलिंग किया है इसमें हम ये जो के डी वी है ब्रैकेट में, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि के डी वी इसका हम डिफरेंशिएशन ऑफ के इंटू वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे के कांस्टेंट है। तो जैसे कि हम अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ 3x करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो बस यही प्रोसेस हमने यहाँ किया है। तो इसकी वजह से हम के डी वी की जगह पे डी ऑफ के भी लिख सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएशन का आर्ग्यूमेंट जो है वो के वी हो जाएगा, वी नहीं रहेगा, और इसकी वजह से हमारा ये जो आगे का प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो अब हमने इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि नीचे यहाँ पे g की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ जी दी होल स्क्वायर्ड, और यहाँ पे के स्क्वायर्ड वी स्क्वायर्ड की जगह पे के वी दी होल स्क्वायर्ड। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म है इसे हम अब सूटेबली स्प्लिट कर सकते हैं और इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है उसको 1 अपॉन रूट जी प्लस के वी और 1 अपॉन रूट जी माइनस के वी में लिख सकते हैं। तो अब ये वाला इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है। इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करते टाइम हम ये 1 अपॉन 2 के रूट जी जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन 2 के रूट जी, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। तो दिस इज इंटीग्रेशन, और ये हो जाता है डी ऑफ के वी अपॉन रूट जी प्लस के वी, और बीच में प्लस साइन है, और इंटीग्रेशन डी ऑफ के वी अपॉन रूट जी
माइनस के वी। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का इक्वेशन हो जाता है। अब ये इंटीग्रेशन इक्वेट करने के लिए हम कुछ बेसिक फार्मूला यूज करने वाले हैं, तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज करना है उसमें सिंपली अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन ax प्लस बी है तो उसे हम 1 अपॉन ए लॉग मॉड ax प्लस बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आर्ग्यूमेंट जैसा कि ये प्रॉब्लम में दिया है अगर kv है तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे डिफरेंट d ऑफ ax अपॉन ax प्लस बी है तो ये सिंपली लॉग मॉड ax प्लस बी हो जाता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे यूज करके हम अब फर्दर इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन 2k रूट जी, और ये इंटीग्रेशन जो है ये ब्रैकेट में लॉग मॉड रूट जी प्लस के वी प्लस लॉग मॉड रूट जी माइनस के वी। एक्चुअली यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस साइन आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रूट जी माइनस के वी है, इज इक्वल टू टी प्लस C1। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस यूज करके ये कांस्टेंट C1 पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले ये ln ऑफ रूट जी प्लस के वी माइनस ln ऑफ रूट जी माइनस के वी है, तो इसको हम थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन 5 में इनिशियल कंडीशंस यूज करना चाहते हैं, और इनिशियल कंडीशंस क्या है, that time t is equal to 0 the velocity of the particle is 0। तो ये दो चीज़ें हम इक्वेशन 5 में रख देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 5 में क्या हो जाता है, therefore 1 upon 2k रूट जी ln ऑफ, ये यहाँ पे देखिए v अगर 0 रख दूं तो ये हो जाता है रूट जी अपॉन रूट जी इज इक्वल टू टाइम t तो 0 ही है तो 0 प्लस C1। ठीक है, तो ये देखें ln ऑफ रूट जी बाई रूट जी, ये रूट जी बाई रूट जी कैंसिल होके 1 हो जाता है, और हमें पता है कि ln ऑफ 1 0 होता है, तो इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि C1 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, ln ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये C1 इज इक्वल टू 0 मिला है, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। और अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, तो हमें हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाता है, फिर हम वेलोसिटी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना देते हैं। तो ये हमारा वैसे फाइनल इक्वेशन तो हो ही जाता है, बट जैसे हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब कहते हैं, जब हमारे पास उसका वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का या पोजीशन का इक्वेशन हो। तो इक्वेशन 7 को बस हमें अब सिंप्लीफाई करके और वेलोसिटी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो हमने अब यहाँ क्या किया है, ये 2k रूट जी जो था इक्वेशन 7 में उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और लॉग जो है अगर वो हम एंटी लॉग ऑपरेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे रूट जी प्लस के वी अपॉन रूट जी माइनस के वी, और राइट हैंड साइड पे ई रेस टू 2kt रूट जी हो जाता है। इस इक्वेशन में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 8। तो अब हम ये डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके v को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते। तो अब हम वेलोसिटी वाले टर्म्स एक बाजू ले लेते हैं और वेलोसिटी के अलावा वाले टर्म्स सारे सामने के साइड ले लेते हैं। तो हमने फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में kv को कॉमन लिया है और राइट हैंड साइड पे रूट जी को कॉमन लिया है, और फिर v को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाया। तो हमें राइट हैंड साइड पे रूट जी बाई के ब्रैकेट में e रेस टू 2kt रूट जी माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2kt रूट जी प्लस 1। तो इक्वेशन 9 जो है वो हमारा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होता है वो वाला इक्वेशन है। तो अब हम इक्वेशन 9 में से अगर वेलोसिटी की जगह पे dx बाई dt रखते हैं, मतलब v की जगह के अगर हम dx बाई dt करें, तो उसके बाद हम x वाले टर्म्स एक बाजू, टाइम वाले टर्म्स एक बाजू, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पोजीशन का इक्वेशन भी मिल जाएगा। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में
इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ टाइम डिराइव करते हैं। तो इक्वेशन 9 में अब हमें v की जगह पे dx/dt रखना है और फिर से क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, v की जगह पे dx/dt लिख देते हैं और ये जो डिनोमिनेटर में k है उसे यहाँ ले आते हैं और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाता है, √g, और ब्रैकेट में हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, e⁻²kt √g, और इसमें हम +1 और -2 लिख देते हैं ताकि न्यूमरेटर का वैल्यूज बिल्कुल अनचेंज्ड रहे और डिनोमिनेटर एज इट इज, e⁻²kt √g +1। तो अब हम ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके फिर से लिखते हैं। तो हमने ये स्प्लिट करके लिख दिया है और इस बार आप देखें तो फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम दोनों टर्म्स में √g को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम ये dt को सामने ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, k dx इज इक्वल टू ये सामने जो भी ब्रैकेट है पूरा एंड दैट इंटू dt, ठीक है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 10 कह देते हैं। तो पहले इक्वेशन 10 में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, x वाला एक बाजू, t वाला एक बाजू। अब एक्चुअली इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको लेबल कर लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 12, और ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है, जो इंटीग्रेशन dx है वो तो x हो जाता है, इंटीग्रेशन dt जो है वो t हो जाता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन dt अपॉन e⁻²kt √g +1 जो है, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ और बिल्कुल वही एग्जाम्पल के स्टेप्स हम यहाँ पे लेके और हम इसी इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम एक सेपरेट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास अगर ऐसा इंटीग्रेशन हो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + e⁻ax, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट 1 + e⁻ax इज इक्वल टू p। तो e⁻ax क्या हो जाता है, p - 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻ax क्या होता है, e⁻ax इंटू a इंटू dx, और राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन ऑफ p - 1 क्या हो जाता है, सिंपली dp हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। तो अब हम इसमें से dx को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते हैं, तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू e⁻ax dp, ऐसा हो जाता है। और e⁻ax तो हमें मालूम है, ये e⁻ax इज p - 1, तो वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा x का प्रॉब्लम को p में ले जाके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू p - 1 dp, ठीक है। तो अब इसे हम a लेबल कर देते हैं और इसे हम b लेबल कर देते हैं। तो ये a और b जो दोनों है वो हम इंटीग्रेशन में रख के और इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी इंटीग्रेशन, अब हम ये इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + e⁻ax जो है उसे हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन, अब ये 1 अपॉन e⁻ax जो है उसको मैं 1 अपॉन p लिख सकता हूँ, और ये जो इंटीग्रेशन dx जो है, तो dx की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन a इंटू p - 1 dp, ठीक है। तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है और ये वाला थोड़ा सा आसान हो सकता है। सबसे पहले मैं a को कांस्टेंट है इसीलिए बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाता है 1 अपॉन a, और इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या बचता है, dp अपॉन p इंटू p - 1, ठीक है। तो ये p इंटू p - 1 जो है उसे हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं,
तो इसे हमने 1/p - 1 - 1/p dt ऐसा लिख दिया है। अब ये इंटीग्रेशन तो बिल्कुल आसान है क्योंकि ये 1/x टाइप इंटीग्रेशन है, तो ये सिंपली log x जैसा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं, 1/a, और ये पहला वाला इंटीग्रेशन जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज ln of p - 1 माइनस ln of p। ठीक है, तो फाइनली इंटीग्रेशन dx 1/1 + e⁻ax जो है उसे हम 1/a log of p - 1/p ऐसा लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन 13 कह देते हैं। ओके, अब जिस तरह से हमने ये इंटीग्रेशन किया है, जिसका ये इंटीग्रेशन रिजल्ट हमें 1/a log of p - 1/p मिला है, तो यही रिजल्ट अगर हम हमारे अर्लियर इक्वेशन नंबर 12 को अप्लाई करें तो देखें क्या होता है। बट उससे पहले मैं इक्वेशन 12 रेफरेंस के लिए एक बार फिर से लिख देता। अब हमें ये इंटीग्रेशन dt/1 + e⁻²kt√g जो इक्वेशन 12 में है, उसे अगर हमें इक्वेशन 13 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट a = 2k√g, और उस हिसाब से क्या हो जाता है 1 + e⁻²k√g × t, ये 1 + e⁻at हो जाता है, एंड दैट इज इक्वल टू p जो हमारा एजम्पशन था। तो इक्वेशन 13 के हिसाब से हम इस इक्वेशन को मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन में हम सिर्फ p की जगह पे 1 + e⁻²kt√g सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। दिस इज 1/a log of, यहाँ पे p - 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, e⁻²kt√g, और यहाँ पे नीचे p की जगह पे 1 + e⁻²kt√g। इस तरह से इक्वेशन हो जाता है। अब यहाँ पे log of a/b है तो उसको हम log a - log b भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है 1/a, और विद इन द ब्रैकेट्स ये हो जाता है ln of e⁻²kt√g माइनस ln of 1 + e⁻²kt√g। ठीक है, अब यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि हमारे पास ये log of e⁻x और टू द बेस e हो तो इसे हम सिंपली x लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे जो फर्स्ट टर्म है ना वो सिंपली 2kt√g हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम a जो है अभी तक a ही लिखा है तो उसकी जगह पे हम 2k√g भी लिख सकते हैं। तो 1/2k√g विद इन द ब्रैकेट्स ये सिंपली 2kt√g माइनस ln of 1 + e⁻²kt√g, और यहाँ पे ये 1 + e⁻समथिंग जो भी लेते हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे ये जो मॉड्यूलस लिखा था उसकी जगह पे हम सिंपल ब्रैकेट्स लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन नंबर 14 कह देते हैं। और अब सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 14 इन इक्वेशन 12, तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन dx था तो उसकी जगह पे हम सिंपली k इंटू इंटीग्रेशन dx का x, √g इंटू इंटीग्रेशन dt था तो उसकी जगह पे हम सिंपली √g इंटू t लिख देते हैं, और बाकी का जो टर्म हमने अभी ही इंटीग्रेट किया है तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, 2√g तो इंटीग्रेशन के बाहर था ही, और विद इन द ब्रैकेट्स हमारे पास क्या था 1/2k√g, और फिर जो ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन था वो 2kt√g माइनस ln of 1 + e⁻²kt√g और प्लस C2, ये हो जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 15 कहते हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 15 में हमें क्या करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 पता करना है। तो उसके लिए हम फिर से इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं, बट उसके पहले कुछ कैंसलेशंस कर लेते हैं। तो जैसे कि ये 2√g जो है ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है,
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक k बचता है, दिस वन, ठीक है। और ये k को हम यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर ले लेते हैं। तो पहले इक्वेशन 15 को एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाता है, kx इज इक्वल टू रूट gt माइनस ये k और ये जो k है वो कैंसिल हो जाता है, तो दिस बिकम्स 2t रूट g माइनस 1 by k ln of 1 plus e raised to 2 kt रूट g प्लस c2। तो ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 16। और अभी इक्वेशन नंबर 16 में इनिशियल कंडीशंस यूज कर सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशंस क्या था, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे x इज इक्वल टू 0, तो 0, राइट हैंड साइड पे रूट g इंटू 0 मतलब 0 माइनस 0 माइनस 1 अपॉन k ln ऑफ 1 प्लस e रेस टू 0 प्लस c2। अब ये e रेस टू 0 क्या हो जाता है, e रेस टू 0 तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ln ऑफ 1 प्लस 1 ln ऑफ 2, और ये माइनस क्या हो जाता है, माइनस ln ऑफ 2 बाई k, ठीक है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे ये माइनस साइन की जगह पे प्लस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस जो है ये हमने जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाता है। तो देयरफॉर C2 हम क्या लिख सकते हैं, ये C2 हो जाता है माइनस 1 अपॉन k ln ऑफ 2, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 17 कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 17 इन इक्वेशन 16 हमें पोजीशन का इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ हमने सिर्फ इक्वेशन नंबर 17 जब 16 में रखा तो सिर्फ C2 जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रखी है, जो ln ऑफ 2 बाई k है। तो अब हम पूरे इक्वेशन में इक्वेशन को k से डिवाइड कर देते हैं, और सबसे पहले ये जो दो टर्म है राइट हैंड साइड पे उन्हें अगर हम देखें तो ये रूट gt माइनस 2t रूट g जो है वो सिंपली माइनस रूट gt हो जाता है। तो ये कैसा हो जाता है, लेट्स से kx इज इक्वल टू माइनस रूट gt प्लस, और ये 1 बाई k अगर कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस e रेस टू 2 kt रूट g माइनस ln ऑफ 2। यहाँ पे फिर से ln ऑफ a बाई b हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, एंड डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई k, तो फाइनली हमारा इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू, हम पॉजिटिव टर्म पहले लिखते हैं, नेगेटिव टर्म बाद में लिख देते हैं। तो ये हो जाता है 1 अपॉन k स्क्वायर, और ये ln ऑफ 1 प्लस e रेस टू 2 kt रूट g अपॉन 2, ये अपॉन जो है उसे हम इसके नीचे लिखना चाहते हैं, अपॉन 2 एंड माइनस ये रूट gt तो है ही लेकिन उसके नीचे k आ जाता है, तो दिस इज रूट gt बाय k, ठीक है। और ये हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ पोजीशन हो जाता है। देयरफॉर इक्वेशन 18 जो है वो हमें पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देता है। तो इस प्रॉब्लम में हमने अगर रेसिस्टिव फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी हो तो उस केस के लिए ऑब्जेक्ट जो है उसका वेलोसिटी का इक्वेशन और उसका पोजीशन का इक्वेशन हमने डिराइव किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।